नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर 23वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विटामिन B12। इससे पहले हमने कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। आज जो विटामिन है वो B12 है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नियासिन वगैरह के बारे में, अब जो विटामिन B12 है उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B12 भी है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विटामिन कहा गया है, जो कि एक कोबाल्ट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। इस विटामिन में कोबाल्ट नामक एक खनिज लवण भी पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज लवण है। कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण इस विटामिन को सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो साइनोकोबैलेसिन कहा जाता है। किसके कारण कहा गया? क्योंकि इस विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? एक प्रकार का खनिज लवण। इसकी उपस्थिति के कारण इसका नाम क्या है? साइनोकोबैलेसिन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोबाल्ट जो विटामिन B12 है ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसके जो प्राप्ति स्रोत हैं, सबसे पहले यानी कि कौन से भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है प्राणिज भोज्य पदार्थ, प्राणिज भोज्य पदार्थ समझे यानी कि जंतु जगत से। अब जंतु जगत से क्या मिल रहा है? दूध, दूध से बनी चीज़ें जो भी दूध से बनाई जा सकती हैं। उसके अलावा मांस, मछली, अंडा, यकृत आदि। फिर आ गया अगर देखा जाए वनस्पति भोज्य पदार्थ, ये हो गया प्राणिज भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थ जो हैं इनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। यानी कि अगर वनस्पति भोज्य पदार्थ कितना भी ले लिया जाए उसमें हमको कुछ क्या नहीं मिलेगा? विटामिन B12 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राणिज भोज्य पदार्थ से ही विटामिन B12 मिलता है, वनस्पति भोज्य पदार्थ से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फिर है जैसे कि मांस, मछली, अंडा, वृक्क मैंने सभी बताए हैं आपको। इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है विटामिन B12 जो है पाया जाता है। वृक्क सभी जानते हैं, किडनी, यकृत यानी कि लीवर। फिर आ जाता है विटामिन B12 के जो कार्य हैं वो विटामिन B12 जो है वो एक कोएंजाइम का कार्य करता है। यानी कि शरीर में होने वाली काफ़ी ऐसी गतिविधियां उनमें ये क्या करेगा? अपनी एक सहायक की भूमिका निभाएगा, हार्मोन स्रावन में सही योगदान देगा ताकि जो अन्य जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो सके। लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनको परिपक्व बनाता है ताकि लाल रक्त कणिकाएं कम से कम नष्ट हो और हीमोग्लोबिन वगैरह की जो कमी ना रहे। साथ ही विटामिन, कार्बोज, वसा, प्रोटीन इनके चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आ गया विटामिन B12 जो है भूख को बढ़ाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की भूख बढ़ेगी, भोजन ग्रहण करने की उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यकृत में वसा जो होती है उसको संग्रहित होने से बचाता है। अब हमने पहले भी पढ़ा था वसा वाले चैप्टर में कि अगर वसा बहुत अधिक मात्रा में यकृत पे जमा होती है तो यकृत का कार्यभार बढ़ जाता है। तो वसा को यकृत पे ज़्यादा जमा होने से ये रोकता है। फॉलिक अम्ल तथा नाड़ी उत्तकों में होने वाले चयापचय में भी एक सहायक की भूमिका निभाता है। फिर आ गया विटामिन B12 की कमी के प्रभाव। मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसका एक कारण ये है कि विटामिन B12 है, अगर इसकी कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई तो एक रोग हो जाता है, उसको कहा जाता है पर्नीसियस रक्त अल्पता। पर्नीसियस, एक बार ध्यान रखिएगा नाम। पर्नीसियस रक्त अल्पता यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है यहाँ पर,
और सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो भूख कम लग जाएगी, मुंह में छाले पड़ जाएगी, त्वचा का रंग जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। आमाशय की वे कोशिकाएं जिनसे आमाशयिक रस और एंजाइम निष्कासित होते हैं वे क्षीण हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं, यानी कि आमाशय से HCl नामक जो हार्मोन वगैरह निकल रहा है वो सही प्रकार से नहीं निकल पा रहा है। अस्थि मज्जा यानी कि जो अस्थि मज्जा है उसके बाह्य स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। अब बाह्य स्वरूप में परिवर्तन आ गया तो RBC के निर्माण की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। अब लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो गई तो क्या हो गया, एनीमिया यानी कि क्या हो गया, खून की कमी। अब यहाँ पे एनीमिया रोग कौन सा है, पर्नीशियस एनीमिया रोग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और जानलेवा रहता है। त्वचा पीली हो जाएगी, नाड़ी में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक व्यक्ति के जो संवेग हैं, आलस्य, सुस्ती, क्रोध, चिड़चिड़ापन वगैरह जो है, तनाव, टेंशन में रहना वगैरह, इस तरह के विकार ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये अभी हमने पढ़ा विटामिन B12 के बारे में। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो हैं उसके बारे में सभी जानते ही होंगे कि ज़्यादातर फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं या फिर सरकारी जो अगर देखे जाए अस्पताल वगैरह में बांटी जाती हैं। फॉलिक अम्ल मनुष्य, जानवर और पक्षियों में पोषणहीनता के कारण उत्पन्न होने वाला एक रोग जो दिखाता है वो होता है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता, क्योंकि फॉलिक अम्ल जो क्या है रक्त निर्माण में सहायता देता है, तो अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी। खून में किसकी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की, यानी कि हीमोग्लोबिन का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाएगा और जो व्यक्ति है उसका जो अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं में वृद्धि कारक की तरह काम करता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। फॉलिक अम्ल के कार्य जो हैं, सबसे पहला कार्य है अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में और परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है, यानी कि RBC का निर्माण प्लस परिपक्वता में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हमने पढ़ा था विटामिन B12 भी जो था वो भी जरूरी था, अब यहाँ पे फॉलिक अम्ल भी क्या है वो भी इनके लिए जरूरी है। दोनों ही क्या करते हैं, इनके निर्माण और परिपक्वता की भूमिका निभाते हैं। फॉलिक अम्ल प्यूरिन्स और पायरीमिडीन के निर्माण की एंजाइम, पायरीमिडीन जो एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। फॉलिक अम्ल हिस्टीडीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के चयापचय में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉलिक अम्ल शरीर में विभिन्न जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के संपन्न करने में भी महत्वपूर्ण अपनी प्रक्रिया होती है वो निभाता है। अब रासायनिक प्रक्रिया क्या हो गई, जब हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं, जब हमने भोजन किया, भोजन शरीर में गया, उसका पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, वहाँ पे कुछ अम्लों का स्रावन हुआ, तो वो अम्ल जो थे उसको प्रभावित करे, उसकी जो प्रक्रिया की, उसका जो अम्ल थे तो अम्ल में परिवर्तित कर दिया, तो ये क्या हो गई, रासायनिक प्रक्रिया हुई, ऊर्जा निर्मुक्त हुई, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, बाद में अनावश्यक पदार्थों का निष्कासन हुआ। तो ये सारी प्रक्रिया क्या थी, रासायनिक थी, जैविक थी। इन प्रक्रियाओं में किसने भूमिका निभाई, फॉलिक अम्ल ने। फिर आता है फॉलिक अम्ल की कमी से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम होता है, बहुत अधिक मात्राओं में इनकी संख्या में कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता रोग हो जाता है। कमी का प्रभाव क्या है, कमी से होने वाला जो रोग है, कमी से कौन सा रोग होता है, मेगालोब्लास्टिक। आपके सिलेबस में दे रखा है मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता को समझाइए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फॉलिक अम्ल।
मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता की स्थिति में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घटकर कम हो जाती है। ये ज़्यादातर अगर देखा जाए अविकसित जो विकासशील देश हैं उनमें देखा जाए शिशुओं और बालकों में ये ज़्यादातर बीमारी देखने को मिलती हैं। अब इसकी अधिकता का प्रभाव ये रहेगा कि जल में ये पूर्णतः अशंतः घुलनशील होते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं। फॉलिक अम्ल के अधिक सेवन से इसका निष्कासन जो होता है मूत्र के द्वारा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में जो वृक्क है, क्योंकि वृक्क का कार्य क्या है, मूत्र क्षरण का। अब जब वृक्क के माध्यम से मूत्र क्षरण का कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, किसी भी जल में वगैरह घुलनशील तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये वृक्क कार्य करेगा तो ये मूत्र के माध्यम से निष्कासित वगैरह हो जाएंगे। अब मूत्र की क्षरण प्रक्रिया में ये क्या हो गए, वृक्क की नलिकाओं में फॉलिक अम्ल जमा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर वृक्क में पथरी जमने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिकता का प्रभाव क्या है, वृक्क में पथरी बनना। फिर है फॉलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यकृत है, सूखा खमीर है, गेहूं का जो भ्रूण होता है, चावल की ऊपरी परत है, साबुत अनाज, दालें और हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, फॉलिक अम्ल की वजह से जो कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। कौन सा रक्त अल्पता रोग हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक नामक रक्त अल्पता रोग हो जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो है दोनों की ही संख्या में कमी हो जाएगी। ज़्यादातर शिशुओं और बालकों में होने वाला रोग है। इसका कार्य क्या है, आरबीसी की निर्माण और परिपक्वता में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। दूसरा, कमी से मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता रोग हो रहा है, अधिकता से वृक्क में पथरी बन रही है। पथरी बनने का कारण यही है कि फॉलिक अम्ल अघुलनशील होते हैं, जो कि मूत्र क्षरण प्रक्रिया के कारण ये वृक्क की नलिकाओं में ही जम जाते हैं और मूत्र के माध्यम से इसका निष्कासन नहीं हो पाता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने विटामिन B12 और जो अगला चैप्टर साथ में ही पढ़ा है वो है फॉलिक अम्ल, इन दोनों के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आगे की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बाय।